आइए ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 14 और आज ये उसी 14 का ही ये शेष भाग है। अगर नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं लेक्चर नंबर 15। इसमें हम आपको बताए थे कि कल 14 नंबर लेक्चर में आपको बताए थे कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव और विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक निकाले थे और उस विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण आया था E बराबर 1 विद्युतीय तीव्रता का हम व्यंजक निकाले हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R³ इंटू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हम विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला कल हम निकाल चुके हैं आपका विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। जिस प्रकार से विद्युतीय विभव का फॉर्मूला हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निकाले थे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में R क्यूब। उसमें हम आपको बताए थे यहाँ इसमें दो स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हम लोग इसका मान निकाले थे। अक्षीय में कोण वहां बताए थे 0 डिग्री बनता है, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा R क्यूब। निरक्षीय में कोण 90 बनता है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 में सबसे गुना करेंगे ऊपर 0, 0 में कोई किसी से भाग आएगा 0, यानी विभव का निरक्षीय स्थिति में मान 0 होता है और अक्षीय स्थिति में मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा R क्यूब होता है। उसी प्रकार विद्युतीय तीव्रता का कल जो फॉर्मूला निकला है उसमें भी दो स्थिति होगा, क्योंकि द्विध्रुव के कारण ये विद्युतीय तीव्रता कल हम निकाले हैं। या द्विस्थिति जो होगा इसमें भी एक अक्षीय होगा और एक निरक्षीय होगा। आपको ये याद रखनी होगी कि अक्षीय स्थिति में हमेशा कोण 0 डिग्री बनता है क्योंकि P बिंदु डाइपोल के अक्ष पर रहता है। निरक्षीय में हमेशा कोण 90 बनता है क्योंकि वहां जो P बिंदु होता है वह द्विध्रुव को लंबवत क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांट देता है। आइए कुछ विशेष स्थितियां सम स्पेशल केसेस, और सबसे पहला केस नंबर 1, वही केस नंबर 1 है आपका अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन इसमें आपको लिखवा चुके हैं विभव वाला में कि जब P बिंदु ये जो है ये विद्युतीय द्विध्रुव के जो P यहां से था R कोण दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए, जब ये विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाएगी P, मतलब यहां आ जाए, जब P यहां आ जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा तो कोण का मान घटेगा, और जब संरेखीय इसी रेखा पर हो जाएगा तो थीटा कितना बन जाएगा 0 डिग्री। उसी को अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 बन जाएगा तो समीकरण जो ऊपर ये आया था उस समीकरण में हम लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब, शायद 6 आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा 0 डिग्री, क्योंकि अक्षीय में कोण 0 बनता है, यही थीटा है। ये P बिंदु द्वारा को मिलाने वाली रेखा और द्विध्रुवीय अक्ष के साथ बना हुआ कोण, उसी को ये थीटा कहते हैं। वही अक्षीय कैसी स्थिति है, अक्षीय स्थिति में हम विद्युतीय तीव्रता निकाल रहे हैं। E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर cos 0 का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 या 1 4, 4 रूट अंडर ये हो जाएगा 4, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का मान आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये हो गया 2P बटा में R क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में आपका विद्युतीय तीव्रता निकल गया। अब दूसरा क्या है, निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति किसको बोलेंगे, जब P बिंदु विद्युतीय द्विध्रुव को लंबवत समद्विभाजित कर दे। केस नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसने आपको बताया था कि जब P बिंदु विद्युतीय द्विध्रुव को
लंबवत समद्विभाजित करेगा तो कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो इस स्थिति में थीटा बराबर आपका बनता है 90 डिग्री। इसलिए विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण के कारण जो तीव्रता निकाला है उस समीकरण से जितना नंबर होगा पिछले क्लास कल बताया है, तो आपका ई निरक्षीय इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r क्यूब इंटू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो 1 में p से गुना कर दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में क्या हो जाएगा r क्यूब। याद रखेंगे ये विद्युतीय तीव्रता का अक्षीय स्थिति का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा r क्यूब, और ये निरक्षीय का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r क्यूब। ये दोनों की मदद से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट है, P को विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है, R जो है वह द्विध्रुवीय अक्ष से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी थी उसकी ये दूरी है आपका। उसमें भी वही चीज, ये कांस्टेंट है 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है। P को विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण कहते हैं, और R जो है वह द्विध्रुवीय अक्ष से उस P बिंदु को मिलाने वाली रेखा की क्या है, लंबाई है, या P बिंदु की ये मध्य बिंदु से दूरी है। नोट करेगा, फिर हम आगे इसमें चलते हैं। तीव्रता का जो फॉर्मूला ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r की इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये कल इक्वेशन 4 आया हुआ है लेक्चर नंबर 14 में, आप उसको देख लीजिएगा। उसी इक्वेशन में सिर्फ थीटा का वैल्यू अक्षीय में 0 डाले हैं, निरक्षीय में 90। इसको याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें नीचे लिख सकते हैं आप इस समीकरण, इसमें आपका 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 7। इस समीकरण 6 तथा 7 की मदद से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 6 और 7 की मदद से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला यहां हम बता रहे हैं, एक पूछता है, ये नोट लिख रहे हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो विद्युतीय तीव्रता की है, ये दोनों के बीच का रेशियो अनुपात क्या होता है। तो E अक्षीय का जो फॉर्मूला आया हुआ है और E निरक्षीय का जो फॉर्मूला आया हुआ है, ये दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अक्षीय स्थिति में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा में r क्यूब, और निरक्षीय में आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r क्यूब। ये कैंसिल हो गया, p से p और r क्यूब से r क्यूब। इसलिए विद्युतीय तीव्रता के अक्षीय और विद्युतीय तीव्रता के निरक्षीय स्थिति का अनुपात होता है 2 बटा में क्या बच गया 1, यानी कि 2:1 इसका मान होता है। इसको याद रखिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का अनुपात होता है 2:1। आपको हम ये सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख देते हैं, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आता है। इसलिए सबको हम एक लाइन में आपका लिख देते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव, ये आपका ये नोट नंबर 2 हो जाएगा। नोट नंबर 1
और ये आपका नोट नंबर 2। v बराबर होता है 1/4πε0 p cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। इसमें दो स्थिति, एक विभव का अक्षीय स्थिति, अक्षीय में जब थीटा 0 डिग्री डालेंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 सॉरी r क्यूब p बटा में r क्यूब। और जब निरक्षीय स्थिति में डालेंगे तो निरक्षीय में थीटा कितना होता है, निरक्षीय में थीटा होता है आपका 90 डिग्री। तो भी निरक्षीय का मान आपका हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में जब थीटा 90 डालेंगे cos 90 का मान 0, ये सबका मान क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान हमेशा 0 होता है। अब आइए विद्युतीय नोट नंबर 3, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 p बटा में r क्यूब इंटू रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला हुआ। इसमें भी दो स्थिति, एक अक्षीय और एक निरक्षीय, उसको भी देखेंगे कि अक्षीय में मान कितना होता है और निरक्षीय में मान कितना होता है। ये तो उसमें लिखे थे कि 6 और 7 अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है किसका, विद्युतीय तीव्रता का। आइए यही हम लिख देते हैं इसको। यहां से हम चलते हैं इसको लेकर 3 नंबर, इसको अक्षीय और निरक्षीय के बीच का ये अनुपात है, इसको याद रखना होगा 2:1। अब आइए विद्युतीय तीव्रता में ये A हुआ अक्षीय, इसका ये B हो गया आपका ये निरक्षीय। अब आइए ये तरीका A, विद्युतीय तीव्रता में अक्षीय स्थिति, तो याद रखना होगा कि अक्षीय स्थिति में हमेशा थीटा कितना बनता है, सॉरी 0 डिग्री। इसलिए विद्युतीय तीव्रता का अक्षीय में मान हो जाएगा, जब थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री डालेंगे तो 1/4πε0 p बटा में r क्यूब इंटू रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर 0, cos 0 का मान है 3 में x गुना करेंगे 3 1 4, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2p बटा में r क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार b, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। इसलिए ई निरक्षीय बराबर 1/4πε0, थीटा जब 90 डालेंगे तो 90 का मान 0 होता है, 0 में 3 से गुना 0, 0 में x जोड़ेंगे तो 1, तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका p बटा में r क्यूब। ये विद्युतीय तीव्रता का ये निरक्षीय मान हुआ और ये अक्षीय मान हुआ। हम जितना ये टॉपिक पढ़ाए हैं द्विध्रुव के कारण विभव और तीव्रता, उसमें सारे मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज करके हम यही फॉर्मूला को निकाले हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का ये फॉर्मूला हुआ 1/4πε0 p cos थीटा बटा r क्यूब। दो स्थिति अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय में कौन 0 डिग्री बना थीटा का मान, तो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 p बटा r क्यूब। निरक्षीय में कौन 90 डिग्री बना, तो फॉर्मूला आ गया 90 का मान 0 होता है, सब ऊपर 0 हो जाएगा, 0 में कोई संख्या से भाग लगाएंगे तो निरक्षीय में विद्युतीय विभव का मान 0 होता है। उसी तरह तीव्रता, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का ये फॉर्मूला आया है 1/4πε0 p बटा में r क्यूब इंटू रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अक्षीय में कोण हमेशा 0 बनेगा, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री डाल देंगे, cos 0 का मान 1, 3 में 1 से गुना 3, 3 1 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। तो ये अक्षीय में विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 2p बटा r क्यूब। और निरक्षीय में इसका फॉर्मूला आ गया, जब थीटा 90 डाल देंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, 0 में 3 से गुना तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसलिए 1/4πε0 p बटा में r क्यूब। इतना फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इस पर का कोई भी न्यूमेरिकल होगा आपसे छूटेगा नहीं। एक सवाल हम अभी आपको बनाकर दिखा भी देते हैं इस पर।
आइए देखिए एक सवाल दिए हैं, इसको करेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव का अक्षीय लंबाई। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? जो माइनस की और प्लस की आवेशों से मिलकर बना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। करेंगे द्विध्रुव की अक्षीय लंबाई। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही द्विध्रुवीय अक्ष कहा जाता है, और इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। इसकी लंबाई को किससे सूचित करते हैं? 2l से, यानी कि दिया हुआ है किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? द्विध्रुव की लंबाई 2l बराबर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद प्रत्येक आवेश दो आवेशों से मिलकर बनता है, एक का मान धनात्मक और एक का मान ऋणात्मक होता है। प्रत्येक आवेश माने दोनों में से किसी का भी मान, दोनों का मान तो बराबर ही होता है। ये दिया हुआ है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम मान है एक आवेश का, तो दोनों का मान परिमाण में समान होगा। द्विध्रुव घूर्ण का मान और निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा किसको बोलेंगे? जो इसको लंबवत समद्विभाजित करे। इसकी दूरी कितना माने हैं? r। इस r का मान दिया हुआ है आपका 1000 एंगस्ट्रॉम। इस r का वैल्यू दिया हुआ है 1000 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय तीव्रता E निकालना है। कहां पे? निरक्षीय रेखा पर। हमको बताना है विद्युतीय द्विध्रुव का अक्षीय लंबाई दिया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2l का मान, प्रत्येक आवेश से दोनों में से किसी एक आवेश का मान भी दिया हुआ है। द्विध्रुव घूर्ण निकालना है, P का मान क्या होगा, और निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। आइए सबसे पहले P निकालेंगे, तभी निकलेगा क्योंकि निरक्षीय के फॉर्मूला में द्विध्रुव घूर्ण का मान भी हमको फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुना 2l। Q माने कोई एक आवेश और गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। कूलम इकाई मात्रक है। एंगस्ट्रॉम को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो याद रखना होगा 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 1 के ऊपर 0 देने के इसमें एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1000 को भी बदल देंगे तो 1000 को 10 के पावर 3 गुना 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये कितना आ जाएगा? 10 में माइनस प्लस 3 10 के पावर माइनस 7 मीटर की दूरी पर हमको तीव्रता निकालनी है। आइए ये फॉर्मूला हम तीव्रता द्विध्रुव घूर्ण का लिखे हुए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि P बराबर हो जाएगा Q। Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना 2l, दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम। कितना मीटर में कितना इसका मान हो गया? 10 के पावर माइनस 10। तो P का मान आ गया 1.6 गुना 10 के पावर 19 से 10 माइनस 29 गुना में ये समान द पावर जुड़ जाता है। इसका SI मात्रक आपको बताए थे, Q आवेश का कूलम्ब, 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, द्विध्रुवीय अक्ष की लंबाई मीटर। इसका SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कूलम्ब मीटर। ये द्विध्रुव घूर्ण निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? निरक्षीय स्थित रेखा पर इतना एंगस्ट्रॉम 1000 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर यहाँ तीव्रता निकालना है, E का मान क्या होगा। आइए निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो निरक्षीय स्थिति में अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब, और अक्षीय में होता है 2P बटा R क्यूब, और इसमें होता है P बाई R क्यूब। तो E निरक्षीय बराबर, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 9 गुना 10 के पावर 9। इसका वैल्यू होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, ये अचर है। P का मान ऊपर हम निकाले हुए हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 29 R क्यूब। R माने यहाँ से O से कितना दूरी पर निकालना है, P बिंदु कितना दूरी पर स्थित है। तो ये देखिए निरक्षीय स्थिति में कितना दूरी पर निकालना है? 1000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में हम कन्वर्ट किए तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1000 को 10 के पावर 3 लिखे हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिए तो 10 में से 3 गया माइनस कितना आया है? 10 के पावर माइनस 7 आया हुआ है। तो E निरक्षीय बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू ये 16 से 14.4 गुना 29 में से 9 चल जाएगा तो 10 के पावर आपका ये बच जाएगा ऊपर माइनस 20, और नीचे 7 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 7 हो जाएगा।
तब आपका हो जाएगा ई निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन बराबर 14.4 गुना 20 में से 7 घटा दीजिए, 29 में से 9 गया, ये हो गया 20 माइनस, और ये 7 ऊपर घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 13 वोल्ट पर मीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं, इस पर आपका सवाल उसमें दिया हुआ है। फिर हम लोग जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो फिर हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इसमें हम बनाएंगे, या देखते हैं बीच में समय मिलेगा तो उसमें भी आपको बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ये आर क्यूब है तो इसका 10 के पावर माइनस 7 जो आर का यहाँ मान जो दिया हुआ है उसका सॉरी होल क्यूब छूट गया है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, कर दीजिएगा। 10 टू द पावर माइनस 7 का ये होल क्यूब, तो 70 का कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 20, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21। तो 20 21 में से कितना हो जाएगा 10 ना, 21 में से 20 जाएगा तो 10 के पावर 1, 10 के पावर 1, और 10 से जब गुना कर देंगे तो पॉइंट एक अंक जो बाएं था ये कहाँ चला जाएगा, दाहिने चला जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए ई बराबर मान हो जाएगा 144 वोल्ट पर मीटर। सॉरी उसके लिए एक मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लेंगे। ये क्यू था, ये क्यू छूट गया था, ये 70 का 21 हो गया नीचे, और नीचे से ये 21 ऊपर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। 21 में से ये 20 घट गया तो 10 के पावर प्लस 1, 10 के पावर 1 माने 10, पॉइंट जब जीरो से जितना ही गुना होगा दाहिने भागता है, ये हो जाएगा 144 वोल्ट पर मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। ओके।